और आज आपके लिए एक खास मेहमान आपको जुड़ते हुए दिख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में। आप हैं हिरेन वैद साहब। पिछले 3 दशक से अगर बाजार में कोई अल्फा जनरेट करने की शक्ति रखता है तो वो हैं हिरेन वैद साहब। आप एल्केमी कैपिटल के को फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। हिरेन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और बहुत ही अच्छे दिन हम आपको जोड़ते हुए दिख रहे हैं CNBC आवास पर। नमस्कार और शुभ दिन। नमस्कार जी। वैद साहब, जितनी भी चर्चा बाजार की जाए, बहुत ही कठिन दौर हम लोगों के सामने पिछले 4 दिन से भारतीय बाजारों में, दलाल स्ट्रीट पर और ग्लोबली आता हुआ दिख रहा है। आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? पिछले 3 दशक से आपने हम सबसे ज़्यादा इन उथल पुथलों को देखा है। किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के पोजीशंस करवा रहे हैं पोर्टफोलियो में? देखिए, अब ऐसा है कि जो बाजार है वो एक एडजस्टमेंट प्रोसेस हो रहा है। वहां पर एक चीज तय है कि इंटरेस्ट के दर जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, और जो एक्सेस लिक्विडिटी जो सब सेंट्रल बैंकों ने डाली थी ड्यूरिंग कोविड, वो धीरे धीरे उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा जो है एक एडजस्टमेंट चल रहा है, और ये एडजस्टमेंट मुझे लगता है कि 1-2 महीने और चलेगा। और जब तक कि काफी सारे पोर्टफोलियो ये नई रियलिटी पे एडजस्ट नहीं हो जाते तब तक ये रहेगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बाजार में कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि बाजार में अर्निंग्स ग्रोथ है और डोमेस्टिक लिक्विडिटी और सेविंग्स भी काफी है जो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के द्वारा आ रही है बाजार में। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में ये फेड की मीटिंग तक और लोकल इलेक्शंस तक मुझे लग रहा है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी बाजार में। वे जी, जैसे कि आपने अपनी टिप्पणी और शैल जी ने अपने, अगर आप देखें, प्रारंभिक प्रश्न में कहा ब्याज दरों को लेकर, अगर आप देखें, आपने टिप्पणी करी, और ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि भारत में भी और ग्लोबल मार्केट्स में अब ब्याज दरें जो हैं बढ़ने के क्रम में वो आ चुकी हैं। ऐसे में मोटे तौर पर एक इन्वेस्टर को, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि अपने अच्छे हैंडसम पोर्टफोलियो में बैठा हुआ है, क्या मूलभूत परिवर्तन करने चाहिए, चेंजेस करने चाहिए इस वक्त आपके मुताबिक? किस पर फोकस करें, किसको ऐड करें, किसको सब्सट्रैक्ट करें, किसको कम करें? देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉडली इकोनॉमी ओरिएंटेड जो सेक्टर हैं और जो सेक्टर पिछले 2-3 साल से साइडवेज हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है, वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहिए। जैसे बैंक्स हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट के दर बढ़ते हैं तो जो डिपॉजिट टेकिंग बैंक्स हैं उनकी एक्चुअली प्राइसिंग पावर बढ़ती है, मार्जिन्स बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है बैंकों में निवेश करना चाहिए। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, जो पिछले 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहा था, अब डिमांड काफी स्ट्रांग है। हालांकि सप्लाई इश्यूज हैं, लेकिन बड़ी वेटिंग लिस्ट है। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर भी काफी अच्छा कर सकता है यहाँ से। और हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया सेक्टर रहा है कोविड के लॉस से, लेकिन वहां पे ये मल्टी ईयर साइकिल है, तो वहां पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन हो गया था। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जो IT सर्विस कंपनीज हैं, वो नैस्डैक के टेक सेक्टर से अलग है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो कंपनियां मुनाफा नहीं करती, बल्कि यहाँ पे जो हमारे टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो तो अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि टेक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ पाथ पे है, और इन सब कंपनियों के कैश फ्लो भी काफी बेटर हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव एंड सिलेक्टिवली कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर में निवेश करना चाहिए आगे जाके। जी,
हिरेन जी, आप अक्सर बाज़ार में चर्चित हैं बाज़ार से ज़्यादा रिटर्न्स अपने क्लाइंट्स को दिलवाने के लिए, जिसे स्टैटिस्टिकली हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। और पिछले 3 दशक आप जुड़े रहे रिसर्च की तरफ, और ज़बरदस्त तरीके से आपने बिग कैप्स और लार्ज कैप्स में रैली देखी है। इस वक्त बाज़ार में हम एक ऐसे लेवल पर खड़े हैं जब एक तरफ ग्रोथ है और दूसरी तरफ वैल्यू है, और जाहिर तौर पर हम लोग ब्याज की दरों को बढ़ते हुए देखेंगे। अब ये बताइए कि इन 3 सेक्टर्स के अलावा, जैसे कि आपने कहा टेक, ऑटो और बैंक्स, क्या जहन में रहना चाहिए एक निवेशक के जो पोर्टफोलियो बना रहा है? देखिए, ये एक बात है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ग्रोथ और वैल्यू की डिबेट है, वो अक्सर आप अगर इंडिया में देखें तो जनरली स्पीकिंग ग्रोथ ओवर लॉन्ग टर्म हैज ऑलवेज डन बेटर देन वैल्यू। इसकी एक वजह है क्योंकि इंडिया में जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, या तो वो होल्डिंग कंपनीज होती हैं, या तो फिर वो बहुत ही डीप सिक्लिकल सेक्टर्स में होते हैं, या तो पीएसयूज में होते हैं। और वहां पे हमने देखा है कि शॉर्ट साइकिल्स में पैसा बन सकता है, लेकिन लॉन्ग साइकिल में जो है वो हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज, लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशन पे अगर वो ली जाएं तो बहुत ही मुनाफा हो सकता है। हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी लग रहा है कि इस बार एटलीस्ट इस साल शायद अब जब तक ये एडजस्टमेंट प्रोसेस नहीं खत्म होता, मुझे ये लग रहा है कि वैल्यू मे डू बेटर देन ग्रोथ। और ग्रोथ में आप इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि जहां पे एक्सेसिव वैल्यूएशन है उस कंपनियों से दूर रहें, जहां पे ओवर ओनरशिप है उस कंपनियों में थोड़ा सा अभी दूर रहें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां से रोटेशन होके पैसा निकलेगा और वैल्यू और इकोनॉमी ओरिएंटेड सेक्टर्स में जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यू ये इंडिया में काफी सक्सेसफुल रही है स्ट्रेटजी। और हमने भी जो 2-3 दशकों से क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में एक्सेस अल्फा क्रिएट किया है, वो हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज की वजह से ही किया है। अच्छा वेद जी, अगर आप देखें, जब आप वैल्यू की बात करते हैं, जो स्टॉक्स अगर आप देखें, आपको CY21 में, CY20 में बहुत पैसा बना के दे गए। उसमें एक फार्मा था, IT था, FMCG था। FMCG 2 लास्ट रिपोर्टेड अगर आप देखें जो क्वार्टरली नंबर्स थे, उसमें काफ़ी सीवियर डेंट आया, प्राइस डैमेज हुआ, वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे थे। कंपनियां कह रही थी कि भाई ग्रामीण भारत में अगर आप देखें स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ से डिमांड बहुत अच्छी नहीं है। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू बजट। इस बार मनरेगा में सरकार कितना पैसा देगी, कितना आवंटन बढ़ेगा। दूसरी बात यह है, कुछ फंड मैनेजर्स की अगर आप देखें, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें एक अर्बन मनरेगा की बात की गई। आई मीन एक उस थीम की बात भी की गई थी। आपको क्या लगता है इस वक्त FMCG पर इन प्राइसेस पे कैसे अप्रोच करना चाहिए, जो भी बजट में निकल के आए? इन प्राइसेस पे आप एक बायर होंगे FMCG में? हाँ, मतलब जो आपने सही बताया कि हुआ क्या है कि कोविड में जो पिछले वर्ग के जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हम कहते हैं, उनको काफी चोट पहुंची है, मार पहुंची है, और वहां पे प्राइसिंग जो परचेसिंग पावर है वो काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इस बजट में गवर्नमेंट यदि और पैसा डाले कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, लेकिन रूरल एरियाज में, और आपने बात की नरेगा फॉर अर्बन वर्कर्स, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सब FMCG कंपनीज के जो अर्निंग्स आए हैं और उनका अगर आप कमेंट्री देखेंगे तो सभी ने बताया है कि रूरल में स्ट्रेस है, वहां पे अभी भी आमदनी बढ़ी नहीं है, और इस वजह से वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बल्कि इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर होने की वजह से वहां पे उन्हें दाम जोर से बढ़ाना पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि FMCG कंपनीज में यही एक इशू है। परंतु अगर
इस बजट में निचले वर्ग के लोगों के लिए अगर अच्छा एलोकेशन किया गया तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी कंपनीज भी आगे जाके अच्छा कर सकती हैं और ये हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा क्या था कि एफएमसीजी कंपनीज का बेस भी काफी हाई था 2020 में, जबकि लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ प्रोडक्ट्स होल्डिंग किए थे बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस लॉकडाउन। तो वो जो हाई बेस है वो भी मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे जा रहा है। तो आगे जाके अगर गवर्नमेंट ने बजट में थोड़ा सा रूरल में अगर ज्यादा स्पेंडिंग किया तो ये एफएमसीजी कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन वहां पे एक ही है कि वैल्यूएशन काफी ऊपर है, तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां से अभी एफएमसीजी में ज्यादा डाउनसाइड है नहीं। वैद साहब, हम लोग बाज़ारों में पिछले 3 दशक से जब जुड़े तो नए नए सेक्टर्स ने आकर अपना तेज़ी का जौहर दिखाया और बहुत सारे स्टॉक्स और कंपनीज लिस्ट हुए। 90, 95 और 2000 के दशक में जो आईटी ने धूम मचाई, अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में वही चर्चाएं, वही तेजी और वही जोश आता हुआ दिख रहा है। आप अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं ईवी की थीम में? क्या आपको मैन्युफैक्चरर्स पसंद आते हैं एंसिलरीज के, या आप फ्रंटलाइन ओईएम्स पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए, आपने अच्छी बात कही ईवीज की, और मुझे लग रहा है कि जैसे अब 2 व्हीलर्स में काफी सब जोर लगा रहे हैं, कोई नए प्लेयर भी आए हैं, लेकिन अब जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं वो भी सटीक कदम उठा रहे हैं ईवी की तरफ। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स हैं, बजाज है, टीवीएस है, और अब हीरो ने भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है एथर में, और जब से उन्होंने ये किया है तब से उनका स्टॉक वापस चलने लगा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगले 5-10 साल में पेट्रोल और डीजल, मतलब पेट्रोल 2 व्हीलर्स तो रहेंगे ही नहीं, सारा सब कुछ ईवी ही होगा। तो मेरे हिसाब से वहां पे एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। ये काफी सारे जो इनकम्बेंट ओईएम्स हैं उनका वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो मुझे लग रहा है कि यहां से पैसा बन सकता है। हमने जो बेट लिए अभी तक, लेकिन 4 व्हीलर में लिए, वहां पे मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स काफी आगे है इस रेस में, और हमने देखा है कि उनके जो 2-3 मॉडल निकले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो काफी अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर किया है उन्होंने। और हमने जो है इस थीम को प्ले करने के लिए टाटा मोटर्स में निवेश करके इस थीम को खेल रहे हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग ग्लोबल लेवल पे जो हमने खेला है, वो कई सारी इंडिया में देयर आर 2 या 3 ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो ईवी का सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जैसे कि टाटा एलेक्सी है, केपीआईटी है, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है। खास करके टाटा एलेक्सी और केपीआईटी ये दोनों काफी फोकस्ड हैं। तो हमने इस थीम को ग्लोबल लेवल पे खेलने के लिए इन सॉफ्टवेयर कंपनी में निवेश करके भी हमने इस थीम को खेला है। चलिए, अच्छा सर, आपने बहुत सारे सेक्टर्स को इस, अगर आप देखें, बातचीत में काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। लेकिन वे जी, एक और सेक्टर जो कि इस देश का सबसे बड़ा, अगर आप देखें तो रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर है, वो है रियल एस्टेट। अब देखिए, ब्याज दरें तो हैं इतनी 6.5, 6.7 पे, अगर आप देखें हाउसिंग लोन आपको मिल रहा है, इससे नीचे जा नहीं सकती हैं दरें। दशक के लोज पे हैं, ऑल टाइम लोज पे हैं। आप सेक्शन 80C का दायरा बढ़ा सकते हैं, वो एक डिमांड है, क्योंकि हमारी लिमिट्स वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाती हैं। दूसरा, आपके पास विकल्प है कि आप जीएसटी ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स उसको रिड्यूस कर दें या फिर उसको कम कर दें, उसको ख़त्म कर दें। आपकी राय क्या है इस वक्त? रियल स्टेट में आप एक बाइंग करने के इच्छुक हैं? रियल स्टेट, को रियल स्टेट, होम इंप्रूवमेंट या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज? हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा सेक्टर है, ये अब 7-8 तकरीबन 1 दशक के बाद ये रिवाइव हुआ है।
और खास करके रेरा के बाद इस सेक्टर में काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट में भी काफी सुधार और तेजी होगी। और आप इसको कई तरीके से खेल सकते हैं, या तो आप रियल एस्टेट कंपनी खरीदें या तो फिर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खरीदें। मुझे लग रहा है कि हमारा ये मानना है कि जो अगर आप फाइनेंशियल्स कर रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग बैंक्स के थ्रू करें, क्योंकि हर एक बैंक जिसको रिटेल लेंडिंग करना है लेकिन सिक्योर्ड लेंडिंग करना है, तो हाउसिंग लोन से अच्छा कोई ऐसा सेक्टर है नहीं, लेकिन वहां पे कंपटीशन बहुत ही हैवी है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमने जो है वो बैंकों के थ्रू खेला है, बिकॉज हर एक जो बड़ी बैंक है या पीएसयू हो या प्राइवेट हो, वो हाउसिंग लोन तो देती है, तो उस तरीके से करना चाहिए। पर मुझे ये भी लग रहा है कि अभी होम इम्प्रूवमेंट में भी काफी तेजी हो सकती है, लेकिन वहां पे जो है वैल्यूएशंस थोड़े स्टिफ हैं। मुझे लगता है रियल एस्टेट मेन कंपनीज भी काफी अच्छा करेंगी। तो हमें लग रहा है हम ये बैंक्स और जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उसके द्वारा निवेशक खेल सकते हैं इस ट्रेंड को। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अगले 5-7 साल ये ट्रेंड अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी जो साइकिल होती है वो 2-3 साल की नहीं होती है। या तो तेजी होती है तो 7-8 साल 10 साल चलती है, और मंदी होती है तो भी लंबी मंदी होती है। तो मुझे लगता है अब ये इस सेक्टर का तेजी का दौरा शुरू हुआ है और ये काफी चलेगा आगे जाकर। जी हिरेन जी, आपने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में कोई रियल एस्टेट स्टॉक्स ऐड करवाए हैं क्या? जी, हमारे पास रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज में है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छा ब्रांड है, अच्छा एग्जीक्यूशन है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज एक काफी अच्छा प्लेयर है। और भी काफी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज के थ्रू खेला है इसको। वैद साहब, इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चर्चा अब स्टॉक पिकिंग की तरफ जाती हुई दिख रही है। हम लोगों ने काफ़ी निराशा अपने हाथ आई सन 2021 में, जहाँ तक कि फार्मा स्पेस से संबंध है। और ये तब हुआ जब कोविड का प्रकोप ज़बरदस्त था और यूएस एफडीए की तरफ से कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिससे आप प्रोडक्शन में दिक्कत आते हुए देखें। फिर भी बाजार मायूस रहा। क्या सन 2022 आपको लगता है फार्मा के नाम लिखा जाएगा? और अगर हाँ, तो आप कहाँ ध्यान देंगे? एपीआई कंपनीज ने बहुत तकलीफ उठाई। जी, मुझे लग रहा है कि फार्मा में जो इश्यूज हैं कि काफी सप्लाई चेन के इश्यूज थे, रॉ मटेरियल के इश्यूज थे, और इस वजह से एपीआई कंपनीज में कहीं कहीं आप देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में मार्जिन्स में इशू हो रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म एपीआई में काफी अच्छा पैसा बनेगा। हमने इस सेक्टर को खेला है थ्रू दिवीज लेबोरेटरीज हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें अब जेनेरिक कंपनीज में इतना एडवांटेज नहीं है, क्योंकि यूएस में जेनेरिक्स में कांस्टेंट प्राइसिंग प्रेशर रहा है। मुझे लग रहा है अगर इसको खेलना है तो या तो कोई स्पेशलिस्ट फार्मा कंपनीज के थ्रू खेले, जैसे कि हमने निवेश किया है ग्लैंड फार्मा में जो इंजेक्टेबल्स में काफी आगे है, या हमने खेला है एपीआई कंपनीज के थ्रू जहां पे दीवीज बहुत ही स्ट्रांग है। और एक स्पेशलाइज्ड सीडीएमओ कंपनी भी है सिंजीन, वो भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से उस कंपनी में भी हमने निवेश किया है। तो फार्मा में आप सेक्टर अप्रोच नहीं ले सकते, आपको स्टॉक बाय स्टॉक अप्रोच लेना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि फार्मा में एक बदलाव आ रहा है कि जहां पे जो नॉर्मल फार्मा कंपनीज थे, वहां पे जो यूएस जेनेरिक्स में तकरीबन 40-50% उनका जो रेवेन्यू है कंट्रीब्यूशन, वहां पे कांस्टेंट प्राइसिंग प्रेशर है। इस वजह से ये सेक्टर काफी आगे बढ़ नहीं रहा है।
तो जो कंपनियां स्पेशलिटी की तरफ जाएंगी, जहां पे मार्जिन्स इंटैक्ट हैं, वहां पे मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टरों को ध्यान देना चाहिए। एक स्टॉक और सर, एक स्पेस से बताइएगा, एक स्टॉक या फिर अगर आपके पास कुछ और स्टॉक भी हो उस स्पेस में। एक तो है पावर स्पेस। टाटा पावर को आपने अगर आप देखें पिछले साल अपने करियर की सबसे बेहतरीन रैली देते हुए देखा, और कुछ कंपनियां जो कि ईवी चार्जिंग इंफ्रा प्रोवाइड कर रही हैं, उस मैकेनिज्म पे, उस अगर आप देखें ढांचे पे काम कर रही हैं। इस स्पेस में आपका कोई डेडिकेटेड स्टॉक सर? नहीं, पावर में तो अब तक तो हम इस सेक्टर से दूर रहे हैं, क्योंकि आपने सही बताया, पावर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट जो चलाते थे, वो सारे अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ग्रीन एनर्जी जो पावर सेक्टर है इंडिया में, वहां पे काफी रिफॉर्म हुए, लेकिन और भी रिफॉर्म की जरूरत है वहां पे। और क्योंकि ये यूटिलिटी बिजनेस है, और अभी हमारे हिसाब से जो इस सेक्टर में अगर आपको खेलना है ग्रीन एनर्जी में, तो जो इक्विपमेंट सप्लायर है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं कि जो एंड पावर बनाता है। क्योंकि पावर के दर जो हैं वो कॉन्स्टेंटली गिर रहे हैं। मतलब पहले जो सोलार पावर या विंड पावर के जो टैरिफ्स थे वो काफी नीचे आ रहे हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा ही खराब रही है। तो हमने इस सेक्टर में एंड पावर प्रोड्यूसर्स से दूर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंट पैसा बना नहीं है। हालांकि टाटा पावर जैसी कंपनियां अब काफी तेजी से रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने इस बिजनेस को स्प्लिट करके प्योरली ग्रीन एनर्जी की कंपनी अगर लिस्ट की, तो वहां पे शायद हम निवेश करने का सोच सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज हम जो है पावर सेक्टर से दूर रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली ये पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर है, और यहाँ पे आपका जो मेन कस्टमर है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, और वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है हर 2-3 साल में। तो उस सेक्टर से हम दूर रहे हैं। वैद साहब, आपके साथ ऑन एयर 2 घंटे भी बिताएं तो ये 120 मिनट कम होंगे ये जानने के लिए कि कितनी डेप्थ आप रखते हैं बाज़ार में और कितनी बढ़िया तरीके से आप स्टॉक पिकिंग करते हैं। फ़िलहाल समय समाप्त हुआ। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, और मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर अब आप रेगुलरली आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैद साहब। और ये जो सेक्टर्स और स्टॉक्स आपने मार्क करे हैं, हमारे दर्शकों को और निवेशकों को ज़रूर मदद करते हुए दिखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जी।